कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने कल जो ब्रिटिश साम्राज्य देखा था उसमें मैंने आप लोगों को जो बताया था कि किस प्रकार से सिंध, पंजाब और अफगान का मामला उनके साथ था। ठीक है, अब जाके टोटल मिला के हमारी कहानी कहाँ पहुँच गई वो समझना। देखिए, ब्रिटिश ने लगभग पूरे भारतवर्ष में क्या कर लिया, अब अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी मराठा हो, मैसूर का इलाका हो, बंगाल, अवध, बिहार, उड़ीसा हो, यहाँ आप लोग देखेंगे इस वाले पोर्शन पे पंजाब वगैरह का इलाका, सिंध का इलाका, यानी मैक्सिमम जो पोर्शन है ब्रिटिश द्वारा उस पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। ठीक है, अब बसते हैं छोटे छोटे राज्य, और छोटे छोटे राज्य के साथ साथ डलहौजी क्या आता है, गवर्नर जनरल बनकर आता है। ठीक है, तो ब्रिटिश का एक हिसाब से देखा जाए तो जो मैक्सिमम प्रसार होता है वो किसके समय में होता है, डलहौजी। यानी डलहौजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया, और उसी के काल में आप कई चीज़ें देखेंगे, जैसे रेलवे का विकास। यानी रेलवे जो भारत में पहली बार चली वो क्यों चली, और वो सैनिक व्यवस्था में कैसे सुधार करता है, प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे सुधार करता है, हम ये सब देखेंगे। ठीक है, कल मैंने जो क्वेश्चन आपको एक बताया था अमृतसर की संधि रणजीत सिंह वाला, उसमें चार्ल्स मेटकॉफ ने ही हस्ताक्षर किए थे। जो ऑक्टोलोनी जो मैंने आपको बताया था वो एक ब्रिटिश अधिकारी था। अब वो हस्ताक्षर करने वाला नाम नहीं बताया, वो दोनों ही उसमें अधिकारी सम्मिलित थे। जो मैंने दूसरा नाम बताया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जो चार्ल्स मेटकॉफ वाला कुछ बताया था मैंने आपको, इसी चार्ल्स मेटकॉफ बताया था, कुछ बताया था पहले, वही वाला आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, देखिए अब हमने इसी के आगे बढ़ना है और इसको हमने देखना है कि किस प्रकार से डलहौजी यहाँ पर रूल करता है, यानी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का देखना है। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब इसके शासनकाल में ये जो है इसका अपना टाइम पीरियड है 1839 से 1856 के आसपास तक, 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक। इसमें देखना है किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है। ठीक है, अब जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर, जिसको सिर्फ वन लाइनर ही पढ़ने, कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, वो सेकंड चैनल पे भी जाके रिवाइज कर सकता है। ठीक है, क्लास तो यहीं पढ़नी है। सेकंड चैनल जो स्टडी विद योगेश 2.0 है उसमें आपके पर डे होमवर्क मिल रहा है, और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जा रहा है। उसी के 15 मिनट में मैं क्वेश्चन बताता हूँ इंपोर्टेंट, वो आप लोग देखना है। ठीक है, देखिए जब ये सत्ता में आया, इसके सत्ता में आते ही इन लोगों ने सबसे पहले किसको, पंजाब को, यानी ये आता है तो पंजाब का ब्रिटिश में विलय हो जाता है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो कभी क्वेश्चन आता है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था, 1849। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया कि पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, जैसे ही पंजाब को मिलाया, इसने क्या किया, 1850 में जो सिक्किम का इलाका था वहां पर आक्रमण कर दिया। यानी सिक्किम पर इसने क्या किया, आक्रमण करवा दिया। और सिक्किम पर जैसे ही आक्रमण किया तो उस समय जो दार्जिलिंग था वो सिक्किम का ही एक हिस्सा हुआ करता था, तो दार्जिलिंग को इसने कब्जे में लिया। ठीक है, दार्जिलिंग पर कब्जा कर लिया इसने, कब, 1850 में। ये अपने साम्राज्य का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा। जैसे ही सिक्किम और पंजाब और सिक्किम का जो दार्जिलिंग का हिस्सा है उसको कब्जे में लिया, उसके बाद इसने क्या किया, 1853 में जो निजाम था, हैदराबाद में जो शासन करता था निजाम, उसी के आसपास के इलाका ही बरार कहलाता था, जहाँ कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो बरार क्षेत्र को इसने क्या कर लिया, महाराष्ट्र से लगा इलाका, वो कपास उत्पादन का जो क्षेत्र था बरार, उसको इसने अपने कब्जे में ले लिया। यानी 1853 में इसने क्या कर दिया, निजाम से कपास उत्पादक क्षेत्र बरार ले लिया। कपास उत्पादक क्षेत्र बरार क्या कर लिया, इसने ले लिया, बरार ले लिया, कब, 1853 में। यानी धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ये तो छोटा छोटा चल रहा है, चलो ठीक है, जो भी है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी, ये तो है ही है, वो था सबसे पहला, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, सबसे पहला जो वर्क करता है लोअर बर्मा या पेगू का इलाका था। जैसे आप भारत का मैप देखेंगे, भारत के मैप में आप लोग एक चीज देखना, जो ये नॉर्दर्न ईस्ट वाला पोर्शन है, यानी जब आप यहाँ से ये वाला पोर्शन देखते हैं तो इसके जो नीचे का इलाका है बर्मा म्यांमार वाला, वो क्या था, लोअर बर्मा या पेगू का इलाका बोला जाता था उसको। ठीक है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम इसने क्या किया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो, लोअर वर्मा ऑब्लिक पेगू को ब्रिटिश में मिलाया, इसने ब्रिटिश में मिला लिया। ठीक है, महत्वपूर्ण वर्क था इसका, ब्रिटिश में मिला लिया। अब क्या था इसके पीछे कहानी बता रहा हूँ, ब्रिटिश में मिला लिया। ठीक
ठीक है, किसने? डलहौजी ने। अब कैसे मिला है, क्या मिला है, इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जब सत्ता में आया, इससे पहले एक 1826 में यांडुंग की संधि हुई थी। 1826 में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1826 में यान्दू लिखा भी हो सकता है, यांडुंग भी लिखा हो सकता है, जो भी आपको लिखा होगा, ठीक है। यान्दू हिंदी में बोलते हैं, यांडुंग लिख देना आप लोग। यान्दू की संधि हुई थी, यान्दू की संधि हुई थी 1826 में, पेपर में आता है, ठीक है, बर्मा के साथ। जब ये यान्दू की संधि हुई थी, उससे क्या हुआ, अनेक अंग्रेज व्यापारियों को बर्मा का जो इलाका था, यानी जो लोअर बर्मा का है, आप मैप में देखना, म्यांमार के नीचे म्यांमार वाला इलाका, वहां जाकर व्यापार करने या रहने का अधिकार मिल गया, ठीक है। यानी ब्रिटिश ने किसी भी तरीके से यान्दू की संधि की थी 1826 में, और जो लोअर बर्मा का जो इलाका था, और ये कब मिलाया था, 1852 में, ये वाला इलाका 1852 में, एक पेपर में आता है कि किसने मिलाया, कब मिलाया। तो ये जो यान्दू की संधि से ब्रिटिश को ये अधिकार, ब्रिटिश व्यापारियों को ये अधिकार मिला कि बर्मा या पेगू के इलाके में जाके रह सकते हैं, वहां पर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ब्रिटिश अधिकारी ऐसे थे, कुछ ब्रिटिश लोग ऐसे थे जिन पर ब्रिटिश, मतलब उनको ये लगता था कि बर्मा की जो सरकार है, बर्मा का जो गवर्नर है, उनके साथ भेदभाव करता है, या उनके साथ वो गलत तरीके से उन पे टैक्स वगैरह जो भी करता है, ठीक है। तो इसकी ही शिकायत कर दी उन लोगों ने डलहौजी से, जो ब्रिटिश वहां पे व्यापारी थे या कंपनी के जो लोग थे, उन्होंने डलहौजी से शिकायत कर दी। अब डलहौजी तो चाहता ही था कि बर्मा भी हमारे अंदर मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम इलाका जब इनने कर दिया, और बर्मा की अगर आप भूगोल देखोगे, यानी जो फिजिकल लोकेशन है, यानी भौगोलिक जो उसकी परिस्थिति है, स्थिति है, आप देखोगे वो जो बंगाल की खाड़ी है या हिंद महासागर का जो इलाका है, उसी से पूरा जुड़ा है। वहां प्रशांत महासागर का इलाका दिखेगा आपको, इधर देखना, यहाँ हिंद महासागर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या थे, समुद्री व्यापारी आते थे। फ्रांस और अमेरिका की नजर भी इस भाग पे लगी हुई थी कि वो इस इलाके में अपना शासन स्थापित करें, यहाँ से व्यापार करें, यहाँ से लूटमाट मचाएं। तो डलहौजी कभी नहीं चाहता था कि अमेरिका और फ्रांस के हाथ वो इलाका पड़े, और बर्मा को कब्जा करने के बाद ब्रिटिश ये चाहते थे कि इस भाग से भी हम लोग क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, क्योंकि समुद्री व्यापार वहां से आसानी से हो सकता था। तो ब्रिटिश को जैसे ही डलहौजी को यह पता चला कि वहां के अधिकारियों ने, वहां के व्यापारियों ने उसको पत्र लिखा है, बर्मा के शासन सही नहीं है, तो ये बहुत उतावला हो गया डलहौजी कि बर्मा को भी अपने में क्या कर लिया जाए, मिला लिया जाए। और इसी के तहत इसने क्या कर दिया, बर्मा को 20 दिसंबर 1852 को किसमें मिला दिया, लोअर बर्मा या ब्रिटिश में, ब्रिटिश, ठीक है। तो इसकी डेट लिख देना 20 दिसंबर 1852। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि लोअर बर्मा या पेगू को ब्रिटिश में किसने मिलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। कब मिलाया था, अगर पूछता है 20 दिसंबर 1852 को, ठीक है। और इसने ये तक कहा था कि डलहौजी ने कि अगर गंगा नदी के तट पे, यानी गंगा कहाँ है, भारत में, अगर ब्रिटिश झंडे का अपमान होता है तो ये उसी अपमान के समान होगा जिस प्रकार से टेम्स नदी, यानी जो टेम्स बहती है लंदन में, वहां पर अगर ब्रिटिश झंडे का अपमान होता है। यानी ये कहना चाह रहा था, चाहे ब्रिटेन हो या विश्व के अलग अलग भाग हो या किसी भी हिस्से में अगर ब्रिटिश का अपमान होता है तो ये समझा जाएगा कि वो लंदन में भी ब्रिटिश का अपमान होता है। यानी हम कहीं भी अपने अपमान नहीं सहेंगे, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कहीं पे भी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लोअर बर्मा और पेगू को ब्रिटिश में कब मिला गया। दूसरा, इसके आते ही जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपके एग्जाम की दृष्टि से, व्यपगत का सिद्धांत, यानी जो लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है, उनमें मेंस में भी ये क्वेश्चन आता है, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या था, देखिए मैं बताता हूं आपको। व्यपगत का सिद्धांत मतलब इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। क्या बोलोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ये अपने आप में बोला जाता है व्यपगत का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था बच्चों, बेसिकली किससे था, उत्तराधिकारी कौन होगा किसी राज्य का। बाय चांस जो देशी रियासतें थी या कोई भी राज्य था, उस पर अगर राजा के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए व्यपगत का सिद्धांत लाया गया था। और ये इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग टाइप से ये उत्तराधिकार का नियम बनाया, किसने, ब्रिटिश सरकार ने। अब ये चाहते ही नहीं थे कि कोई किसी का उत्तराधिकारी, जैसे ही उत्तराधिकारी नहीं होता ये उसको ब्रिटिश में मिला लेते। अब सबको भी मिला नहीं सकते थे, क्योंकि सबको मिला देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कहीं विद्रोह ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। उसी के तहत तो आप लोगों ने देखा होगा 1857 का विद्रोह वगैरह होता है ना। तो व्यपगत का सिद्धांत लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें क्या था, ये जो सिद्धांत बेसिकली था उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कौन किसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है,
कौन होगा किसी भी राज्य का, यानी जो राज्य यहाँ पर ब्रिटिश भारत में थे, जो छोटे मोटे राज्य थे, उसी के लिए व्यपकत का सिद्धांत लाए थे। अब इसमें ये किसके समय आया था अगर पूछता है तो लॉर्ड डलहौजी के समय बता देना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो हुआ क्या था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब है, यानी सीधे सीधे मतलब है निदेशक मंडल। यानी सबसे पहले 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ने इसे क्या किया, प्रतिपादित किया, किसे, ये जो है मतलब क्या, ये जो सिद्धांत है व्यपगत, इसके तहत इसने क्या किया, छोटे मोटे राज्यों को जो है अपने में मिलाया। चाहे अब वो आपको पता पढ़ना नहीं है, जैसे गुजरात का इलाका था, वहाँ पे एक मांडवी था, या आप कोलबा, जालौर या सूरत के इलाके थे, तो इसने ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसी के तहत इनको अपने में मिला लिया। जैसे 1839 में मांडवी था, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, साइड में मैंने बताया था ना, जो साइड में लिखना करके रफली करके, तो आपके समझने के लिए, ठीक है। इसी के तहत 1840 में 1840 में इसने जालौर को मिलाया था, जालौर। अब ये पढ़ोगे थोड़ा ना कि 1840 में जालौर मांडवी, ये नहीं आएगा पेपर में, जो आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। कोलबा और जालौर को मिलाया था 1840 में, कोलबा और 1842 में मिलाया था इनने सूरत को। अब ये पेपर में नहीं आता, ये रफली है, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, इन राज्यों को अपने में मिला लिया था। अब जैसे ही डलहौजी आया उसके समय पे ये सिद्धांत चरम अवस्था में पहुंच गया। बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि इससे संबंधित कौन है, यानी उत्तराधिकारी कौन होगा। ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना है। देखो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या था, जो राज्य थे उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया था, यानी व्यपगत सिद्धांत में राज्यों की 3 श्रेणी थी। किसकी, राज्यों की 3 श्रेणी हुआ करती थी, 3 श्रेणी, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो भी आपका पहला ऐसे राज्य थे, यानी सबसे पहले जो स्वतंत्र या मित्र राज्य कहलाते थे ब्रिटिश के, स्वतंत्र ऑब्लिक मित्र राज्य, किसके, ब्रिटिश के। अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्यपगत सिद्धांत के तहत कितने राज्य श्रेणी में राज्यों को बांटा गया था, 3, ठीक है। पहला था स्वतंत्र या मित्र राज्य, दूसरा ऐसे राज्य थे जो कभी पहले मुगल और मराठा के अधीन रहे हों, लेकिन अब वो किसके अधीन थे, ब्रिटिश के। यानी आपको ये लिखना है मुगल ऑब्लिक मराठा के अधीन, लेकिन अब ब्रिटिश के अधीन, सेकंड, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, मुगल ऑब्लिक मराठा के अंदर यानी के अधीन, परंतु अब किसके अधीन, ब्रिटिश के, ठीक है। अब ब्रिटिश के अंदर थे, सेकंड ऐसी कैटेगरी थी। थर्ड ऐसी कैटेगरी थी जिनको बनाया ही ब्रिटिश ने, यानी स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश द्वारा स्थापित राज्य थी। तीसरी कैटेगरी, स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश द्वारा स्थापित राज्य, ब्रिटिश द्वारा स्थापित राज्य, ठीक है। ये 3 कैटेगरी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये क्यों लाया गया था, उत्तराधिकारी के लिए ये सिद्धांत कि इस राज्य में अगर इसके जो राजा रानी इनका कोई औलाद नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो क्या किया जाए, क्या उसको ब्रिटिश में मिला दिया जाए, क्या उनको कोई अदर गोद लेने का अधिकार हो, जैसे कहते हैं दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार हो, या क्या। अब इनने क्या किया, जो स्वतंत्र और मित्र राज्य थे, जो इनके खास अपने थे, जिनके साथ इन्हें सहायक संधि की थी या इनके दोस्ताना जो संबंध थे जिन राज्यों के साथ, उनसे कहा भाई उत्तराधिकार के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप किसी को भी उत्तराधिकारी बना दो। यानी पहले जो राज्य थे इनके साथ क्या था, उत्तराधिकार की अनुमति नहीं, उत्तराधिकार के लिए अनुमति नहीं, ठीक है। यानी कोई आपको अनुमति नहीं लेनी है कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आपकी मर्जी, आप जो करो, क्योंकि है ही मित्र राज्य। दूसरे ऐसे राज्य थे जो मुगल मराठा के अधीन थे, परंतु अब क्या हो गए थे, वो ब्रिटिश के अधीन थे। इनसे ये कहा गया कि भाई आप एक करो, गोद लेने हेतु आपको अनुमति आवश्यक है, हम जब आपको अनुमति देंगे तभी आप किसी को गोद ले सकते हो, ठीक है। तो गोद लेने हेतु अनुमति आवश्यक थी इनके लिए, सेकंड वाले के लिए। और थर्ड जो थे, जो इनके द्वारा स्थापित किए थे, उनसे कहा कि ना तुम्हें कोई आवश्यक, तुम्हें अनुमति है ही नहीं गोद लेने की, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी थी, गोद लेने हेतु अनुमति नहीं थी, लेने हेतु अनुमति नहीं थी, इनको अनुमति नहीं थी, जो थर्ड कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे। तो इन 3 कैटेगरी के राज्यों में इन्होंने क्या किया, पहले कैटेगरी में जो इनके दोस्त थे बोला आप जिसको बनाते हो अपना उत्तराधिकारी बनाओ, दूसरे में कहा कि आवश्यक है। आवश्यक क्यों कहा होगा, कुछ ऐसे राज्य होंगे जो इनके अधीन नहीं होंगे डायरेक्टली, अब उनसे क्या कहा गया, जो इनके थोड़ा टेढ़ दिखाते होंगे, अनुमति आवश्यक, कि जानबूझ के उनको अनुमति नहीं देते थे ताकि अपने साम्राज्य में उसको मिला लिया जाए। तीसरा, जो जिनको इन्होंने खुद बनाया था, वो इनके कठपुतली हुए ना, हाथ की कठपुतली, उनको क्यों अनुमति देंगे, ये तो इन्हीं के राज्य है ना, तो
इन 3 कैटेगरी में इनने क्या किया, राज्यों को कैटेगराइज किया। अब क्वेश्चन पूछेगा व्यवगत का सिद्धांत किस गवर्नर से संबंधित है, राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया, व्यवगत का सिद्धांत किस चीज से संबंधित था, ये आपको तीनों क्वेश्चन पता चल जाएंगे। जैसे ही इसको पता किया, इस सिद्धांत को अपनाया, इसने क्या किया, बहुत से भारतीय राज्यों को अपने में मिला लिया। तो हेडिंग इसी के नीचे लिखना है, व्यवगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए भारतीय राज्य। ठीक है, क्या लिखोगे, व्यवगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य। तो सबसे पहले मिला है सतारा महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे लिखो, ये क्रम है उसका। ठीक है, एक क्रम जो है आपका इस प्रकार से होगा कि कौन सा क्रम इसका ये है कि किस प्रकार से ब्रिटिश ने व्यवगत सिद्धांत के आधार पे, इस क्रम पे आपको मतलब कैटेगराइज करो या सेलेक्ट करने को आ सकता है। तो सबसे पहले इन्हें सतारा मिलाया, सतारा जो महाराष्ट्र के पास था। ठीक है, उसके बाद इन्हें जैतपुर और संभलपुर को मिलाया, जैतपुर फिर संभलपुर। ठीक है, जैतपुर और संभलपुर को मिलाया। उसके जैसे ही ये मिलाया, इसके बाद इन्हें उदयपुर, झांसी और नागपुर को मिला लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने मिलाया उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये इनका जो आपका जो इसकी सीरीज है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही नागपुर को मिलाया, उसके बाद इन्हें मिला दिया अवध को। किसको, अवध को, अवध। ये इसका एक सीरीज थी जिस आधार पे इन्होंने जो व्यवगत सिद्धांत के आधार पर भारतीय राज्यों को अपने में मिलाया। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा को मिलाया, सतारा मिलाया था 1838 में, 1848। जैतपुर और संभलपुर को मिलाया था 1849 में, और उदयपुर को 1852 में। इसको मिला था 1849 में, ईयर भी पता होने चाहिए। ठीक है, उदयपुर को मिलाया था 1852 में, नागपुर को 1854 में, 1852 में। किसको मिलाया था, उदयपुर को मिलाया था। और झांसी को मिलाया था 53 में, नागपुर को 54 में और अवध को 56 में। ये 53, नागपुर को 1854 और ये 1856। और अवध के ब्रैकेट में लिख लो कुशासन के आधार पर। ठीक है, अवध के ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग, कुशासन के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कुशासन, कोई डिसिप्लिन नहीं है वाली बात, कुशासन के आधार पर। ठीक है, देखो इतनी चालाकी चली, यहाँ तो सिद्धांत लेके आए कि आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है तो आप हमें मिल जाओ। ठीक है, लेकिन अवध के पास प्रॉपर उत्तराधिकारी था और अवध को इनको कब्जा करने में इनकी मुश्किल होगी। अब किस बेस पे गए थे, लास्ट में कुछ नहीं मिला, बोला कि आपके यहाँ शासन सही नहीं चल रहा, आपके यहाँ कुशासन है, सही तरीके से रूल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हम आपको मिलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन के आधार पर अपने में मिलाया था, तो अवध कर देना, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिलाया था, तो अवध को। और कब मिलाया था, 1856। दूसरा, पहला क्वेश्चन, डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के आधार पर पहला राज्य जिसको ब्रिटिश में मिलाया गया, सतारा। तीसरा क्वेश्चन, डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत में कौन कौन से राज्यों का सही क्रम होगा वो आपको पता होना चाहिए, सतारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ पॉइंट और बचते हैं। इस जो लॉर्ड डलहौजी के जो आपके इस प्रकार से इसने शासन किया था, कुछ आपको और पॉइंट मिलेंगे। तो आपको देखना है कि इसने प्रशासनिक सुधार क्या किए थे, सैन्य सुधार क्या किए थे, या अदर क्या किए थे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रशासनिक सुधार, ये प्रशासनिक सुधार। ठीक है, डलहौजी के समय। अब ये क्वेश्चन गलत मत करके आना पेपर में। अब मैं आपको जैसे ही, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा हमारा, अब मैं बताऊंगा कि इन्हें ब्रिटिश राज्य ने प्रसार करने के बाद किस प्रकार से यहाँ पर रूल किया। ठीक है, पहला लिखो डलहौजी के प्रशासनिक सुधार, डलहौजी के प्रशासनिक सुधार। अब देखिए डलहौजी ने प्रशासनिक सुधार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जब किया था, उसमें सबसे पहले बंगाल में एक नॉन रेगुलेशन एक्ट लेके आए। ठीक है, तो इसके नीचे पॉइंट आपको लिखना है प्रशासनिक सुधार के। नॉन रेगुलेशन सिस्टम की इसने शुरुआत की थी, क्या लिखोगे, नॉन रेगुलेशन सिस्टम की शुरुआत। ठीक है, की थी इसने, किसने, डलहौजी ने। इसने क्या किया, इसमें इसने क्या किया, जो जैसे नए विजित इलाके होंगे, कुछ ऐसे भाग जो ब्रिटिश में मिला लिया, तो वहां पर डायरेक्ट गवर्नर जो वाइसराय था वो रूल नहीं करता था। उसने क्या किया, एक उप गवर्नर या कमिश्नरों की नियुक्ति की, और उस कमिश्नर या उप गवर्नर के माध्यम से वहां पर रूल किया जाता था। इसको बोला जाता था नॉन रेगुलेशन सिस्टम। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए नॉन रेगुलेशन सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ब्रैकेट नीचे लिख लो, उप गवर्नर नए क्षेत्रों जो कंपनी के अधीन थे उनका सीधा प्रशासन करता था, और ये बेसिकली पंजाब में शुरू किया गया था। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो केवल पंजाब में, केवल पंजाब में शुरू हुआ था। ठीक है,
केवल उस टाइम पे केवल पंजाब में। और इसमें क्या करता था, उप गवर्नर या कमिश्नर, ठीक है, गवर्नर या कमिश्नर, उप गवर्नर या कमिश्नर क्या करता था, नए जीते हुए इलाकों को, नए विजित इलाकों पर सीधा शासन, इलाकों पर शासन करता था, ठीक है। किसके लिए करता था, वो गवर्नर के। तो एक सिस्टम इसने ये शुरू किया। दूसरा इसने बच्चों क्या किया, सैनिक सुधार किए। सेकंड रिफॉर्म इसका क्या था, सैनिक सुधार। सैनिक सुधार में इसने क्या किया, जो तोपखाने थे कलकत्ता से आगरा शिफ्ट कर दिया। जो ब्रिटिश तोपखाना था वो कलकत्ता से आगरा भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, रेलवे का विकास कर रहे थे, सैनिकों को ये सेंटर पे रखना चाह रहे थे। देखो अगर जैसे ये पूर्व में ही सब कुछ होगा इधर, तो ये तो यहाँ भी रूल करने लगे इधर, तो ये पूर्व में सैनिक व्यवस्था कैसे आएगी। तो इन्होंने बहुत चालाकी से शिमला में सैनिक सेंटर बना दिया, ताकि कभी विद्रोह हो, कभी आक्रमण हो तो शिमला से दिल्ली भी पहुंचा जा सकता है, मध्य प्रदेश भी पहुंचा जा सकता है, नजदीक पड़ेगा। दूसरा, इसने जो अपना तोपखाना था वो बंगाल से शिफ्ट करके कहां शिफ्ट कर दिया, आगरा में। आगरा सेंटर में आ गया था। बंगाल तो पहले कोने में था जब ये रूल कर रहे थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में बंगाल में थे, लेकिन अब तो ये पूरे भारत में रूल कर रहे थे। तो तोपखाने को इसने क्या कर दिया, बंगाल से आगरा शिफ्ट। और सैनिक राजधानी जो थी, सैनिकों का जो ठिकाना था, मेन हेडक्वार्टर था, वो शिमला, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तोपखाना, तोपखाना कहां, बंगाल से आगरा शिफ्ट लिख दो, आगरा शिफ्ट, पहला पॉइंट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, सैनिक जो मुख्यालय वो शिमला बना दिया गया, ठीक है। सेकंड लिखो, किस गवर्नर ने सैनिक मुख्यालय शिमला शिफ्ट किया, मुख्यालय कहाँ बना दिया इसने, शिमला में शिफ्ट कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। इसके सैनिक सुधार या मतलब जो अपने आप में सैनिकों से संबंधित है, ठीक है। तीसरा, शिक्षा से सुधार भी करना था। क्यों, क्योंकि भारतीयों को पढ़ा लिखा बनाओगे तभी तो भारतीयों का पक्ष ले पाओगे, यानी भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का पक्षधर बनाओगे। शिक्षा सुधार के अंदर इसने क्या किया, वुड डिस्पैच लेके आया। वुड का डिस्पैच कब का है, 1854 का। और ये वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो एजुकेशन, यानी एजुकेशन रिफॉर्म से था। अभी क्या था ये तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ इसने 1853 में टॉमस की शिक्षा प्रणाली लागू की कुछ भागों में। तो अगला पॉइंट लिखो, 1853 में टॉमसन शिक्षा पद्धति लागू की। एक टॉमसन थे, उसने अपनी एजुकेशन सिस्टम दिया था, वो बताऊंगा मैं जब भारत में शिक्षा का विकास पढ़ाऊंगा, ठीक है। टॉमसन शिक्षा पद्धति को कुछ भागों में इसने क्या कर दिया, लागू कर दिया। शिक्षा में सुधार के अलावा इसने भी अपने आप में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ये भी ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत से संबंधित था। सिर्फ यही नहीं था, और भी थे। ग्रैंड ट्रंक रोड, कलकत्ता से आगरा वगैरह जो पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मतलब ये अमृतसर वगैरह दिल्ली होते हुए ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत में ये भी क्या था, सम्मिलित था। एक काम इसका ये भी था रिफॉर्म। क्यों, क्योंकि जितनी अच्छी रोडें होंगी, जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी इनके जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्ट खर्चा कम आएगा, तेल पेट्रोल डीजल कम लगेगा, ठीक है। इसके समय में टेलीग्राफ का विकास हुआ, टेलीग्राफ, और इसने एक टेलीग्राफ विकास भी बनाया था, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखना है आपको, टेलीग्राफ कलकत्ता से आगरा इसने शुरू किया। टेलीग्राफ 1853 में कलकत्ता से आगरा इसकी शुरुआत की, इसने शुरू किया, ठीक है, टेलीग्राफ सिस्टम को। और इसका एक मतलब मुखिया भी बनाया गया था, उसका नाम था ओ सेंगन्सी, यानी इसको टेलीग्राफ के लिए एक पृथक विभाग बनाया। नीचे लिख दो, टेलीग्राफ का पृथक विभाग बनाया, जिसका मुखिया ओ सेंगन्सी बनाया गया, ठीक है। मुखिया कौन बनाया गया था, ओ सेंगन्सी को बनाया गया था, ठीक है। टेलीग्राफ विभाग के अलावा इसके समय में जो हुआ, इसने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं। पहले सैनिक निर्माण के साथ था, फिर अलग कर दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की पूछेगा, डलहौजी ने, ठीक है, यानी पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की इसने नींव रखी, ठीक है। साथ ही साथ इसके समय में डाक व्यवस्था का शुभारंभ किया गया भारत में। डाक व्यवस्था शुरू लिखो, डाक व्यवस्था, और कब से हुई, 1854 में, ठीक है। इसी के समय में पहली बार भारत में रेलवे चली थी, बॉम्बे टू ठाणे। देखो रेलवे 1853 में बॉम्बे टू ठाणे की शुरुआत, तो सबको आता होगा, ठीक है। शुरुआत इसी की क्या हुई थी, समय में हुई थी। और लास्ट लिखना है, जो इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया था, ये जो डाक व्यवस्था था, इसका मुखिया भी महानिदेशक बनाया था। महानिदेशक यानी डाक व्यवस्था का महानिदेशक कौन बनाया था, इसी को, ओ सेंगन्सी। ओ सेंगन्सी को इसका क्या बनाया था, मुखिया बनाया गया था, ठीक है। इसका किसका, डाक व्यवस्था का। तो ये ओवरऑल चीजें किसने की थी, डलहौजी ने। क्यों किया,
देखो टेलीग्राफ जल्दी सूचना पहुंचाने के लिए, रेलवे ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान जल्दी पहुंचाया जा सके। अब तो सभी भारतीय राज्य इनके कवर उसमें थे, ठीक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया, पृथक विभाग, ये सब चीजें की थी, ये थे डलहौजी के कार्य, ठीक है। होपफुली आपकी ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट डे हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब इसका लिंकअप आपके साथ होगा, आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले पेपर में। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेना, आने वाले पेपर भी देख लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।